हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीएससी अल्टीग्रेड लेक्चर की तैयारी भी बिल्कुल धनाधन चल रही होगी। तो साथियों, आप देख रहे हैं ये डे 36, यानी आप जानते हैं जनरल स्टडीज़ का मैं अध्ययन करा रहा हूँ। तो आज 36वां प्रैक्टिस सेट, यानी इससे पहले हम 35 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जो कि बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर है। अगर आप रेगुलर हमारी वीडियोज़ को, हमारी प्रैक्टिस सेट को आप देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीएस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, हमें पूरी उम्मीद है। ठीक है, चूँकि आप जानते हैं कि मैं ये वीडियो शाम को 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर लेकर आता हूं, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूर्व में आयोजित अभी तक परीक्षाएं हुई हैं उसी के जीएस के क्वेश्चन का कलेक्शन है। और ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2018 के पैटर्न पर बनाया है, उसी रेशियो में क्वेश्चन रखा है जिस रेशियो में जीएससी 2018 एलटी ग्रेड की परीक्षा में ये क्वेश्चन रखा गया था। ठीक है, ये किसी भी प्रकार के आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत हेल्पफुल है और इसमें मैंने ये सारे सब्जेक्ट शामिल किया है सिवाय मैथ को। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो मैं बोलता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ, वो सब आपको लिखा हुआ मिल जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो देखेंगे, लिखेंगे नहीं तो सब भूल जाएगा, और लिखेंगे तो बहुत समय जाएगा, क्योंकि हम बहुत समय जीएस पर नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैंने एक ग्रुप बनाया है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। एक पीडीएफ ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप में आप शामिल हो जाइए। छोटी सी फीस रखा है। आप जानते हैं मैं 3 दिन जो है प्रैक्टिस कराता हूँ, 3 दिन में टॉपिक वाइज में अभी मैंने इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कर लिया। अब आगे हम संविधान को कवर करेंगे। और ये 3-6 दिन जो पढ़ाया जाता है, संडे को उसी को टेस्ट ले लिया जाता है। और करंट अफेयर के लिए मैं आगे प्लान कर रहा हूँ कि अब पेड ग्रुप में आपको डेली 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन उसके लिए अभी कुछ समय लगेगा, 2-4-10 दिन। उसके बीच में मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि आपको वहाँ पर करंट अफेयर के भी रेगुलर क्वेश्चंस मिलने लगेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो इस नंबर से आप कांटेक्ट कर लीजिए, ग्रुप में जुड़ जाइए। आइए वीडियो को शुरू करते लेते हैं। पहला क्वेश्चन है भैया, मार्च 2025 में आयोजित योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? शियुकी, जोनाथन क्रिस्टी, एंडर्स एंटोनसेन और कुनलाबुत बितिदर्सन। ठीक है, तो ये भैया इतने टफ नाम, इनके घरे वाले कैसे नाम लेते हैं। तो ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है ए, यानी सी युकी। ठीक है, मार्च 2025 में आयोजित योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब चीन के सी युकी ने चीनी ताइपे के चिया हाओली को हराकर जीता था। ठीक है, अगर हम बात करें महिला एकल का खिताब, दक्षिण कोरिया की आन से योंग ने जीता था। देखो भैया, नाम बड़े अजीब है। ठीक है, हमारे भारतीयों का बढ़िया नाम रहा था। आगे बढ़ते लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी कब? ठीक है भैया, पहला है वर्ष 1961 से 71 में, वर्ष 1971 से 81 में, 1981 से 91 में, 1991 से 2001 में। ठीक है भैया, तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है डी, यानी वर्ष 1991 से 2001 में। इस लगभग जो है 25.85%, जो कि सर्वाधिक माना जाता है। ठीक है भैया, तो ये आपका सही विकल्प होता है डी। ठीक है, तो अगर नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार हम देखें तो 2001 से 2011 में वृद्धि दर 20.22% रही है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया? 1990, 1995, 2000, 2005। तो यहाँ पर सही विकल्प है भैया बी। ठीक है, क्या यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका बी विकल्प सही है, यानी बात हो रही है उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। इसे उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एक्ट 1995 द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में किस जिले में मार मृदा पाई जाती? भैया अभी तक वीडियो लाइक ना करे हो तो कर दो। ठीक है, और शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर लिया करो यार, डेली कहना अच्छा नहीं लगता। पहला विकल्प है कानपुर, दूसरा है प्रतापगढ़, तीसरा है सीतापुर, चौथा है झांसी। ठीक है, तो इनमें जो सही विकल्प है भैया वो है डी, यानी झांसी। मार मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, बांदा आदि जिलों में पाई जाती है। काली मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, पहला कांवड़ मृदा, दूसरा मार मृदा। ठीक है, मार मृदा गेहूं व कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ये देखिए क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। ठीक है भैया, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है?
ध्यान से समझिएगा भैया। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, कैलाश मंदिर एलोरा, कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो। इसमें जो 4 विकल्प है इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। सही है भैया सी, ठीक है, कैलाश मंदिर एलोरा, ये आपका जो है सही विकल्प है। अगर हम बात करें पर्वत शिलाओं को खोदकर निर्माण की चरमावस्था, एलोरा का कैलाश मंदिर जो कि बेशर शैली से बना हुआ है, इसका आकार पट्टड़कल के चालुक्य कालीन विरूपाक्ष मंदिर जैसा है, ठीक है। यह द्रविड़ शैली के नियमित विकास का उदाहरण है। यह प्रस्तर कला की महान एवं अद्वितीय कृति है, ठीक है। महत्वपूर्ण मंदिर तक्षण कला से अलंकृत है और इसके निर्माणकर्ता राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम को माना जाता है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है भैया चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो यहाँ पर पहला विकल्प है जयसिंह, दूसरा है यशोवर्मन, ठीक है, और तीसरा है नन्नुक, चौथा है धंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सी यानी नन्नुक, ठीक है। चंदेल वंश की स्थापना 831 ईस्वी के लगभग नन्नुक नामक व्यक्ति ने किया था। किसने किया था? नन्नुक। इन्होंने नृप तथा महीपत की उपाधि धारण की और इस उपाधि से यह जानकारी प्राप्त होती है कि ये कुछ स्वतंत्र शासक ना रहे होंगे, कोई सामंत या सरदार रहे होंगे जिन्होंने जो है ये सब उपाधि धारण करके अपने आप को राजा साबित करने का प्रयास किया। हालांकि अब ये इतिहास है हमारा। नन्नुक के बाद जो वाकपत, जयसक्त, विजयसक्त तथा राहिल, चंदेल जो है यशोवर्मन और धंगदेव वंश के जो है अन्य शासक थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चंदेल शासक की। तो चंदेल शासक राहिल ने महोबा के पास एक बड़े तालाब, अजयगढ़ और महोबा में एक बड़े मंदिर राजवाहिनी नगर का निर्माण कराया था, ठीक है। अगर हम बात करें ये जो है यशोवर्मन की, तो ये जो है इस वंश का बहुत ही प्रतिभाशाली और प्रभावशाली शासक था जिनका एक और नाम था क्या? लक्ष्मण वर्मन, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प सही है सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, ठीक है। ये जो है राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्तांतरित किया गया कब? आपको बताना है साल, कब किया गया। तो यहाँ पर है पहला मार्च 2014 में, फरवरी 2014 में, जनवरी 2014 में, अप्रैल 2014 में, ठीक है। तो सही विकल्प है भैया ए, मार्च 2014 में। यहाँ पर है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन बिल 2014 मार्च 2014 में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया और अधिनियम लागू किया गया 2 जून 2014 में, और इसके परिणाम स्वरूप आंध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्य का गठन होता है, यानी ये राज्य 2 भागों में बट गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है विशेषाधिकार समिति, क्या बात हो रही है? विशेषाधिकार समिति की कितने सदस्य होते हैं इसमें? तो यहाँ पर 4 विकल्प है, 12, 15, 20, 22। सही विकल्प क्या है आपको बताना है। सही विकल्प है भैया बी यानी 15। बात हो रही विशेषाधिकार समिति में कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं। इस समिति का कार्य सदन और उनके सदस्यों के विशेषाधिकार की रक्षा करना और संसद के दोनों सदनों में इस समिति का गठन किया जाता है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य तथा राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं, ठीक है भैया। तो आप जानते हैं ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको लिखने के बजाय पीडीएफ ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए यार, अगर आप लिखेंगे अपने समय को बर्बाद करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम है, ठीक है। ये दूसरा बोर्ड नहीं है जो तारीख पे तारीख आपको दे रहा है। ये परीक्षा अपने नियत समय पर होगी, इसलिए तैयारी में कोई भी कोर कसर मत छोड़िए। आप जीएस इतना ब्रॉड है, बहुत समय नहीं देना है, स्मार्टली तैयारी करना है। जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ अगर कर ले जाएंगे, निश्चित तौर पर आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करके आएंगे। और इनको वीडियोज़ को डेली देखिए, पीडीएफ को रिवीजन करिए, टालिए नहीं, ठीक है। और जो अगर आप पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किए हों तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन भैया यहाँ पर है जमूरिया, ठीक है। जमूरिया जहाँ भारत का प्रथम मेगावाट स्तर का सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र बनाया जा रहा है, कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
तो भैया जमूरिया, वो डाकू वाला जमूरिया नहीं, ये आपको बताना है जगह जो है जहाँ मेगावाट स्तर का सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र बनाया जा रहा है वो कहाँ पर है। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है डी, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, भारत का प्रथम मेगावाट स्तर का सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र जमूरिया, जो कि कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी वैज्ञानिक प्रबंधन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है आपको बताना है। सही विकल्प है सेरीकल्चर, लाख कल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर। तो यहाँ पर सही विकल्प है भैया डी। ठीक है, क्या, एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खियों का प्रबंधन करता है, और सेरीकल्चर रेशम कीटों का पालन होता है जिसे रेशम उत्पादन कहते हैं। मोरिकल्चर शहतूत की खेती जिसे रेशम कीट होती है। ठीक है, और लाख कल्चर जिसे लाख कीटों का पालन किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मधुमक्खी से संबंधित बात हो रही थी, तो एपीकल्चर आपका सही विकल्प। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस गए। पहला विकल्प है नसरुद्दीन महमूद, दूसरा है बलबन, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है डी, जलालुद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्या होता है, मंगोलों का आक्रमण होता है, लेकिन इसने जो है मंगोलों को हरा दिया। बहुत सारे मंगोलों को कैदी बना लिया, किसने, जलालुद्दीन ने। ठीक है, लेकिन संधि हो जाती है। संधि के बाद उलुग खां के नेतृत्व में 4000 मंगोल भारत में बस गए, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प है डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में निम्नलिखित में से किस भाषा के विकास का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। पहला है ब्रज भाषा, दूसरा है अवधी, तीसरा है खड़ी बोली, चौथा है भोजपुरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है भैया आपका सी, यानी क्या, खड़ी बोली। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा भैया, यहाँ पर सही विकल्प है आपका सी, खड़ी। भारत में खड़ी बोली हिंदी के विकास का श्रेय तूती ए हिंद या भारत का तोता कहे जाने वाले फारसी भाषा के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो को दिया जाता है। ये श्रेय, ये चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, और मिफ्ताउल फुतूह आशिका, नूर सिपिहिर एवं तुगलक नामा इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, मार्च 2025 में किस अमेरिकी राज्य की सीनेट ने होली को मान्यता देने वाला प्रस्ताव पारित किया। आपको बताना है सही विकल्प क्या है। यहाँ पर है 4 विकल्प। पहला है टेक्सास, दूसरा है जॉर्जिया, तीसरा है इलिनोइस, चौथा है अल्बामा। तो सही विकल्प है भैया ए, यानी कौन, टेक्सास। मार्च 2025 में अमेरिकी राज्य टेक्सास की सीनेट ने होली को आधिकारिक सांस्कृतिक पर्व की मान्यता दी। टेक्सास तीसरा राज्य है जॉर्जिया व न्यूयॉर्क के बाद। ठीक है, जो इसकी मान्यता दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डफरेन। तो यहाँ पर सही विकल्प है भैया डी, यानी लॉर्ड डफरेन। ठीक है, लॉर्ड डफरेन ने, या वैसे ही नाम से समझ में आ रहा है कि डफर था, इसने कहा था कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में कि यह केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं कर सकते। 1884 से 1888 तक ये जो है गवर्नर जनरल रहा। ठीक है, और इसने जो है कांग्रेस को ऐसा शब्द इस्तेमाल किया था उपहास उड़ाने के लिए। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चारू मजूमदार। तो सही विकल्प है भैया सी, यानी कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो है इसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर साहब ने किया था। इसके जो अन्य प्रमुख जो सदस्य थे, दादा साहेब रूपवते, एन शिवराज। कुल मिलाकर के यह एक राजनीतिक पार्टी थी। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। भारत का राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल।
तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका बी, यानी संबंधित राज्य का राज्यपाल। ठीक है, किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए अनुच्छेद 243 जो कि ग के अधीन संबंधित राज्य का राज्यपाल सक्षम अधिकारी होता है। ठीक है भैया, यानी नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए जो है संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है अधिकृत होता है, सक्षम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो भैया सबसे बड़ा है हमारा संविधान, इससे मजबूत, इससे ताकतवर, इससे सर्वोच्च कोई नहीं है, ये सब जानते हैं। ठीक है, हमारा देश लोकतांत्रिक है और सर्वोच्च हमारा मौलिक कानून है और शासन के सभी अंग संविधान में ही शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन वेनेजुएला में अवस्थित है? विक्टोरिया प्रपात, एंजिल प्रपात, अल्फ्रेड क्रेग प्रपात, टुगेला प्रपात। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब, पूरा तैयार करते जाओ, देखना एग्ज़ाम में आप एकदम जो है विजय पताका लहरा के आओगे। बस पढ़ते जाओ, आप घबराओ नहीं, हम सब कवर कर लेंगे एग्ज़ाम तक। ठीक है, परेशान ना होइए। यहाँ पर जो आपका सही विकल्प है वो है भैया बी, यानी एंजिल प्रपात। ठीक है, एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला के कनैमा नेशनल पार्क में कानूरी नदी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि 979 मीटर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है एडवर्ड झील के किनारे स्थित महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तंजानिया में, केन्या में, युगांडा में, जाम्बिया में। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है सी। कहाँ पर? यहाँ पर युगांडा में। ठीक है, कहाँ पर? युगांडा में। ठीक है, एडवर्ड झील के किनारे स्थित महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान युगांडा में है और इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में। क्षेत्रफल इसका 1978 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला। तो बताना भैया कौन सा ऐसा ईंधन है जो कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है ए, कौन? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस गैर परंपरागत एवं नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। जलने पर यह ऑक्सीजन से मिलकर पानी में परिवर्तित हो जाता है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। इसका उष्मीय मान जो जितने ईंधन होते हैं उनमें सबसे अधिक है, जबकि कोयला, डीजल, मिट्टी का तेल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका विकल्प सही होता है क्या? ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है नोकरेक अंतरिक्ष जयमंडल अवस्थित है कहाँ? तमिलनाडु में, उड़ीसा में, असम में, मेघालय में। ठीक है, तो ये आपका सही विकल्प है भैया डी। कहाँ पर? मेघालय में। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले में है और तुरा शिखर से लगभग 2 किलोमीटर दूर पर है। नोकरेक गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा बिंदु है। ठीक है भैया, और यहाँ हाथी तथा हुलाक, गिब्बल सहित अनेक वन्य प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं क्या? दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है डी, यानी माइक्रोवेव। दूर संचार हेतु जो सूक्ष्म तरंगे जो है क्या है? माइक्रोवेव प्रयुक्त होती हैं। इसका उपयोग माइक्रोवेव ओवन, राडार, टेलीविज़न में होता है और इसका उत्पादन कैसे होता है? विशेष निर्वात ट्यूब से, जैसे मैग्नेट्रॉन द्वारा। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? बैंक दर, वैधानिक तरलता अनुपात, माल और सेवा कर, नकद आरक्षित अनुपात। ठीक है, तो इसका सही विकल्प है भैया सी, यानी माल और सेवा कर। माल और सेवा कर जिसे जीएसटी बोला जाता है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आरबीआई की मौद्रिक नीति का साधन नहीं है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष यानी वैल्यू एडेड टैक्स है भारत में, जिसको 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया। बाकी जो है ये आपके क्या हैं? भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन, ये तीनों हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है कृषि उत्पादन किस विकास एवं माल गोदाम निगम
अधिनियम पास हुआ कब? 1956, 1966, 1976, 1986 में। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प है भैया वो एक 1956 में कृषि उत्पादन विकास एवं माल गोदाम निगम अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। RDX आविष्कृत हुआ था किसके द्वारा? एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, शाडी के द्वारा, बर्जीलियस के द्वारा, हाइनिंग के द्वारा। तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना, सही विकल्प है डी, हाइनिंग के द्वारा। ठीक है, RDX की खोज हाइनिंग द्वारा किया गया। यह एक अति विस्फोटक पदार्थ है। क्या? RDX। इसका अन्य नाम साइक्लोनाइट हेल्सोजन T4 है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। रक्त से यूरिया और यूरिक एसिड जैसे अपशिष्ट उत्पादों को छानने वाला अंग है क्या? यकृत, गुर्दा, हृदय, फेफड़े। ठीक है, तो सही विकल्प है भैया यहाँ पर बी यानी गुर्दा। ठीक है, तो ये जो है आपका गुर्दा है। रक्त में यूरिया एवं यूरिक एसिड जैसे अपशिष्ट उत्पादन छानने वाला अंग कौन है? किडनी, गुर्दा। ठीक है, किडनी का मुख्य कार्य अपशिष्ट एवं तरल पदार्थों को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालना। इसके जो अलग अतिरिक्त कार्य होते हैं जैसे साल्ट, पोटेशियम एवं एसिड की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्राचुरतम स्रोत है? पहला है सेब, दूसरा पपीता, तीसरा अमरूद, चौथा आम। ठीक है भैया, सही विकल्प है आम। ठीक है, ये जो है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत माना जाता है इसको। और ये प्रति 100 ग्राम फल में विटामिन ए जो है आम में 54 मिलीग्राम, पपीता में 47 मिलीग्राम, सेब में 3 मिलीग्राम, अमरूद में नगण्य मात्रा में। ठीक है, इसलिए विटामिन ए का जो सर्वोत्तम यानी प्रचुरतम स्रोत है वो आम है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है। DFD का पूरा नाम बताना है। डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा फुल डॉक्यूमेंट, डेटा फाइल डायग्राम, डेटा फाइल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है ए। क्या? डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, डेटा फ्लो डायग्राम इसका उपयोग जो है सॉफ्टवेयर सिस्टम की प्रक्रियाओं एवं डेटा प्रवाह की कल्पना हेतु किया जाता है। ठीक है, विजुअलाइजेशन हेतु। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये है सेकंड लास्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया? वर्ष 1956, 1959, 1969, 1971। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 56 बार पूछा गया। पहला यहाँ पर विकल्प सही है सी। ठीक है, क्या विकल्प सही है भैया? सी। ठीक है, 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यापारिक बैंकों जिनमें 50 करोड़ से अधिक का राष्ट्रीयकरण मतलब जो है उनका जमा पूंजी थी, तो इसलिए जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और 15 अप्रैल 1980 में 6 और बैंकों का जमा जिनमें जो है 200 करोड़ से अधिक था उसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का PNB में विलय कर दिया गया। और 2017 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 27 हो गई। अब 30 अगस्त 2019 में 10 बैंकों का विलय कर 4 बना दिए गए। अब SBI सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि अंतिम है। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इतना बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे SBI कहते हैं, इसका स्थापना 1 जुलाई 1955 में गोरवाला समिति की अनुशंसा पर किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने PDF ग्रुप को ना ज्वाइन किया हो तो कर लीजिए, समय बचाइए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए, नौकरी लीजिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करे हो तो कर दीजिएगा।